नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के लिए कम वक्त बचा है। कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी अभियान का आगाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सियासी नजरिए से उर्वर माना जाता है। यूपी में कांग्रेस के चुनावी अभियान की अगुवाई यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ही करेंगी। दरअसल वर्तमान में यूपी में कांग्रेस के पास उनसे बड़ा क्राउड पुलर कोई दूसरा नहीं है। तो वहीं भाजपा, सपा और बसपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम और जानेंगे कि आखिर के उत्तर प्रदेश की सियासत किस ओर करवट ले रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिमांशु वाजपेयी समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु वाजपेयी जी। क्या लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार दौर बैठकों का दौर या ये कहें कि जो सरकार की नाकामियां रही हैं उनको गिनाने की कोशिश कर रही है जनता के बीच में, कितना सफल हो पाएंगे आप सरकार की नाकामियों को बताने में, क्योंकि सरकार तो लगातार अपने द्वारा किए गए कार्यों का बखान कर रही है। योगेश जी, सरकार की नाकामियों को बताने की अब हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की जो नाकामियां है 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसकी नाकामियां आज पूरे प्रदेश में सर चढ़कर बोल रही हैं। तमाम जगह तमाम चीजें हैं, हर क्षेत्र में। चाहे आप ये अपराध नियंत्रण की बात करते हैं तो लगातार एनसीआरबी के डाटा ने ये अभी बताया है कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 पर है। हालांकि ये आंकड़ों के जादूगर हैं और आंकड़ों को जुटलाने में माहिर हैं। ये निश्चित रूप से अभी एनसीआरबी के डाटा को पूरी तरीके से नकारने का काम करेंगे। दूसरी ओर बेरोजगारी की स्थिति पूरे देश और पूरे प्रदेश में समान रूप से बनी हुई है। आज भी लगातार कई दिनों से हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी के छात्र हैं वो लगातार अपनी मांग पिछले 6-7 महीनों से सरकार को अपनी बात कहने का अवसर मांग रहे हैं, लेकिन सरकार के पास उनकी बात सुनने का समय नहीं है। और सबसे अहम मुद्दा है जो वर्तमान में है वो है महंगाई का, क्योंकि महंगाई से इस देश, इस प्रदेश, इस गली मोहल्ले नुक्कड़ हर व्यक्ति सीधे सीधे जुड़ा है महंगाई से। क्योंकि जहां एक और महंगाई ने हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके किचन का जो बजट होता है उसको पूरी तरीके से बिगाड़ने का काम किया है। चाहे रसोई गैस हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब डीजल महंगा होता है तो तमाम खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि सारी चीजें ट्रांसपोर्टिंग से एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं और डीजल महंगे होने का प्रभाव हर आम आदमी को झेलना पड़ता है। लेकिन ये सरकार महंगाई पर कहीं भी कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ की इनके उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने पूरी तरीके से महंगाई को नकारने का काम किया है और बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़ी बेशर्मी और गैर जिम्मेदारी के साथ कहा है। हिमांशु जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे दरअसल इस वक्त एक और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु जी रखिए, आप अपनी बात पूरी करिए, रख रहे थे। योगेश जी, मैं जो चर्चा कर रहा था, देखिए सरकार 4.5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है और 4.5 वर्ष के इस कार्यकाल में जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है वो सबने देखी है और सबके सामने है। मैं चर्चा कर रहा था महंगाई पर, और महंगाई एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा आज उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर है। चूंकि बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यदि कोई होने वाला है आने वाले चुनाव में 2022 में तो महंगाई का मुद्दा है। क्योंकि महंगाई से आम जनजीवन, आम जनमानस पूरी तरीके से प्रभावित है। मैं कल्पना करता हूं कि जब जो आम जरूरत की चीजें हैं, जब सरसों का तेल जैसी चीज रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर पहुंचेगी तो क्या एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति कैसे भोजन करता होगा और कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता होगा, क्या खिलाता होगा अपने परिवार को। रसोई गैस एक आम आदमी, हमारे और आपकी पहुंच से धीरे धीरे बाहर होती जा रही है। डीजल और पेट्रोल के हालात ये हैं कि अब व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि ये गाड़ी चलेगी कैसे। तो इन्होंने ना
चार पहियों की गाड़ी चलाने लायक इंसान को छोड़ा और ना अपनी गृहस्थी की गाड़ी लायक इंसान को चलाने के लायक किसी भी व्यक्ति को इस प्रदेश के अंदर छोड़ा है। इसका जवाब इनको आने वाले चुनाव में 2022 में जनता को देना होगा। वहीं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारे किसान भाइयों का मुद्दा है, जिसको इन्होंने बहुत नजरअंदाज करने का काम किया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में जो अन्नदाता जिसको हम कहते हैं, वो अन्नदाता 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है, अपनी बातों को रखने के लिए सरकार के समक्ष बैठा है, अपनी जमीन को बचाने के लिए, क्योंकि एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ होती है। अपनी माँ को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी मेहनत को बचाने के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर का मजदूर ना बन पाए, वो इस देश का किसान इन पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली ना बन पाए। तो ऐसे कानूनों को रोकने के लिए इस देश का किसान सड़कों पर बैठा है। लेकिन इस देश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सुनने या कहने का कोई भी ना इनका विचार है, ना ही इनका संकल्प है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के द्वारा किसान नेता के विरुद्ध कार्टून बनाए जाते हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में आओगे तो बक्कल उतार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, धमकाने का काम किया जाता है। हालांकि जो किसान नेता राकेश टिकैती है वो उत्तर प्रदेश के अंदर आए, अपनी सभा की, अपना पंचायत की और चले गए। तो ये इनकी तानाशाही यहाँ से साफ साफ आपको स्पष्ट होती है कि किसी संगठन, किसी वर्ग, किसी की बात को ये सुनना नहीं चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ तानाशाही, हिटलरशाही इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर चलाना चाहते हैं। और ये अब उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। इसका जवाब इनको 2022 के चुनाव में निश्चित रूप से देगा और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हर मुद्दे पर हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आम जनमानस के साथ खड़े होने का काम किया है, चाहे वो नौजवान हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, किसान हो, गरीब हो, मजलूम हो। इनके द्वारा जो भी शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित रहा है, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है, मजबूती के साथ खड़ा रहा है, उसकी आवाज पे आवाज मिलाकर खड़ा रहा है और आज भी खड़े हैं और उस दिन तक खड़े रहेंगे जब तक इनको इस उत्तर प्रदेश की कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम हम नहीं कर लेंगे। देवेंद्र प्रमुख जी, आपके ऊपर तो बड़े आरोप हैं, कैसे इन आरोपों से उबर पाएंगे? चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, तमाम सारे इतने आरोप, आप तानाशाही सरकार चला रहे हैं, कैसे इन सारे आरोपों से उबर पाएंगे और कैसे जनता के बीच अपनी एक बार फिर से पैठ बना पाएंगे? पांडे जी देवेंद्र जी, इसमें आरोप भी जो है सख्ती के साथ लगाए जाते हैं और आरोप लगाने वाले जो हैं बड़े अच्छे से, मैंने थोड़ा सुना है, ज्यादा नहीं, उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, वो किया, फला किया, कम किया, ज्यादा किया। ठीक है, वो बोल रहे हैं, उनका लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन महंगाई से लेकर किसी भी मुद्दे को अगर चर्चा करनी हो तो अभी अगर थोड़ा सा भी जिक्र पीछे हटके जिक्र कर लें एक बार, तो कई डिबेट्स हुए थे, आपके साथ भी हुए थे, कि कोरोना काल में किस तरह से सरकार लड़ेगी, लोगों की जान कैसे बचेगी, वैश्विक महामारी में किस तरह से वैक्सीनेशन होगा, अब तक इनकी संख्या इतना है, अब तक इतना कर पाए हैं। लेकिन ये भूल गए जब 2.5 करोड़ और 3-3 करोड़ के समथिंग दिन आने लगे, एक एक दिन में वैक्सीनेशन होने लगा, दिसंबर का टाइम था 100 करोड़ करने का, लेकिन मुझे लगता है नवंबर में पूरा कर देंगे। तो चर्चा नहीं करते हमारे मित्र, ये कहनी चाहिए दबी जुबानी, कहीं ना कहीं अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए, ये लोकतंत्र कहता है। पर इनको याद है महंगाई का मुद्दा, इनको याद नहीं है मुजफ्फरनगर, बलात्कार, हिंदू मुस्लिम, ये सब चीज बंद होगी 4.5 वर्षों में। अब इनके पास कोई मुद्दा बच नहीं रहा। और जो आज महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, मैं 2012 का रिकॉर्ड उठाकर दिखा दूं या उससे पहला उठाकर दिखा दूं, तो योगेश जी इससे भी ज्यादा रेट पर रहे हैं। इसमें डीजल पेट्रोल जब कांग्रेस की सरकार सेंटर में हुआ करती है और हमारे मित्रों की सरकार थी, 90 के करीब 98-95 तक रेट गए थे। शायद हमारे मित्रों को ध्यान नहीं आता। प्याज जो है, प्याज का रेट बताता हूं, किसान पर भी बोले हैं, प्याज 200 रुपए किलो इस देश में बिकी है और हमारे मित्र लोग उस समय साझा करते थे, सेंटर की सरकार को बाहर से समर्थन दिया करते थे। आज महंगाई पर मुद्दे पर बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बार अपने गिरबा में झांकें। आप चर्चा करिए, आज उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज का प्रदेश बन गया, आज प्रदेश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई, आज प्रदेश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स बने, आज वैश्विक महामारी की लड़ाई लड़ते लड़ते उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया।
आज उत्तर प्रदेश की मिसाल पूरी देश में दी जा रही है। कहीं ना कहीं दुबी जबान आपको इसका प्रयास करना पड़ेगा। इसका प्रयास करने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की आप बुराई ना करें, क्योंकि आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो भी पुलिस के मुख्यमंत्री भी रहे, कई बार उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाए। लेकिन मैं कहता हूं कि देश का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, किसी भी एजेंसी से जाकर उठाकर देखिए कि उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था को स्ट्रांग बनाया है। तो तारीफ भी करनी चाहिए, कहीं ना कहीं दबी जुबान ही करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश इन लोगों का भी है। इस प्रदेश में इन लोगों ने भी सरकार चलाई है और उससे अच्छी सरकार आज चल रही है, तो कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, कहीं कमी लगती है, आप लोकतांत्रिक तरीके से उठाइए, लेकिन बेवजह के सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं है, जनता सब जानती है। और 2022 में आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से आप जो है पुरानी घिसी पिटी रीति रिवाज, कहीं ना महंगाई, कहीं पेट्रोल, कहीं डीजल, अरे कोविड काल का जिक्र करिए, वैश्विक महामारी में अमेरिका की कमर टूट गई, ब्रिटेन बेवजह महंगाई का जिक्र कर रहे हैं आप, ठीक बात कह रहे हैं देवेंद्र जी, बेवजह जनता, ठीक है। आज भी हम बड़ी मजबूती के साथ बैठे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से देश को भी चला रहे हैं और जीडीपी को भी बढ़ा रहे हैं। आज विदेशी मुद्रा के महंगाई पर कहते हैं आप, बेवजह महंगाई की बात करते हैं। अरे सर, आपको शर्म आनी चाहिए, बेवजह महंगाई की बात करते हैं, गरीब आदमी की कमर फोड़ रहे हैं। नहीं, ठीक है, समझ गए देवेंद्र जी, समझ गए देवेंद्र जी, समझ गए आपकी बात। हाँ, नहीं, आ गई आपकी बात आ गई। मैंने हिमांशु जी को बता भी दिया। आप यही कह रहे हैं कि बेवजह महंगाई की बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। जनता चारों तरफ बिल्कुल खुश है, क्योंकि आप जब विधानसभा के सामने बैठा करते थे, आप जब चूड़ियां भेजा करते थे प्रधानमंत्री साहब को, वो दिन, सही कह रहे हैं, वो उनको नहीं याद करने चाहिए, वो पुराने दिन थे ना, तो पुरानी बातें कहाँ याद करनी चाहिए। हिमांशु जी, आप क्यों ऐसी बातें याद कर रहे हैं? देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि सभी लोग खुशी हैं और पेट्रोल डीजल पहले भी महंगा था, अभी भी महंगा है। आप बेवजह कह रहे हैं कि आप चिल्ला रहे हैं और चीख गुहार मचा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी के साथ बात आम जनमानस की हो रही थी, आम जनमानस की महंगाई से जुड़ी जरूरत पर हो रही थी। किस प्रकार बेशर्मी के साथ इन्होंने महंगाई को सब नकाम गरीब महंगाई से पिसती है, कटती है, मरती है। आपने जिक्र किया, अब मैं कहता हूं आप पढ़ के आया करिए। आप मुझे कृपया पहले ये बता दीजिए कि कांग्रेस की सरकार में डीजल पेट्रोल 96 रुपए में कब था? पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए 96 रुपए में पेट्रोल कब था। और दूसरी चीज, इस देश की जनता ने आपको बागडोर इसलिए नहीं सौंपी कि आप कांग्रेस की जो है कथा लेके बैठ जाए हर बात में। जिम्मेदारी आपकी है, आप जवाब दीजिए। कांग्रेस की बातों पर मत जाइए या पिछली सरकारों का रोना मत रोइए। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, आप किसकी ऑक्सीजन प्लांट की बात करते हैं? कब आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाए? आज तक आपने सरकार को बताया, इस जनता को बताया कि अभी तक आपने कितने ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए हैं और कब लगाए हैं? जब उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक ऑक्सीजन से सड़क पर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मरा है, अस्पताल के दरवाजों पर मरा है, अपने घरों में मरा है। आप ऑक्सीजन नहीं दे पाए और जब आपके गिरेबान में आप झांकिए और जब एक जिम्मेदार पद पर बैठकर आप यहाँ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के प्लांट लगाइए, झूठी सी थप्पापना अपनी बंद करिए, क्योंकि आप हत्यारे हैं इस देश के हजारों लोगों के, इस प्रदेश के, जिनको आपने ऑक्सीजन के साथ कर मारा है। ऑक्सीजन की कमी से, दबाव से, हमने देखा है, हमने हजारों किताब से जलते देखा है। आपने बंद कर रणनीति रही है आपकी, हैसियत नहीं है इस चैनल पर, यह रणनीति रही है आपकी सरकार के अंदर। हजारों लोग मरे हैं, हजारों लोग कोरोना से मरे हैं, हमने देखा है। आपको भी देखा है लखनऊ के अंदर हजार सिपाही जलते हुए। मुसलमानों को ढकने वालों, अपनी नाकामियों को ढकने वालों, रुक जाइए हिमांशु जी, रुक जाइए। देवेंद्र जी ने अभी एक बहुत बड़ी बात कही। आप जो अभी बात किए हैं, मुलायम सिंह का नाम जैसे संबोधन किए हैं, देवेंद्र जी आपको पता है आपके प्रदेश अध्यक्ष जी उन्हीं से आशीर्वाद लेने जाते हैं। देखिए, मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं अभी करता हूँ। पांडे जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आशीर्वाद लेना हमारी शराफत का हिस्सा है और मुलायम सिंह जी को मुल्ला बनाना लालच का हिस्सा है। देखिए, योगी जी वैसे बोलते हैं, जब कई बात आती है तो कहते हैं कि मैं प्योर, बिल्कुल, मैं जब हिंदू धर्म से हूँ तो हिंदू हूँ। मुलायम सिंह जी भी हिंदू हैं। आप मुलायम मुल्ला बन के, अरे ये कैसा अदब? अरे देवेंद्र जी ये बता दीजिए कैसा अदब, मुझे भी थोड़ा समझा दीजिए कि आप किसी को 4 जूता मार दीजिए और उससे कह दीजिए कि हम उसको आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। किसी के बेइज्जती कर दीजिए, भरे समाज में किसी के बेइज्जती कर दीजिए, उसका मुंह कालिक पोत दीजिए उसके मुंह में, और उसके बाद बोलिए ये अलग पार्ट है और ये आशीर्वाद लेने वाला अलग पार्ट है। ये कैसे डिसाइड हो जाएगा भाई? ये जरा मुझे समझाइए।
योगेश जी, एक चीज यही तो लोगों की समझ में नहीं आ रही। लोग जो है पहले क्या क्या नहीं घटता था इस प्रदेश में, क्या क्या नहीं हुआ इस प्रदेश में। मंदिरों में क्या हुआ, मस्जिदों में क्या हुआ, बिजली हिंदू और मुस्लिम के नाम से बनी, कब्रिस्तान को पैसा मिला, शमशान को कुछ नहीं मिला, और झगड़े और दंगे में मुजफ्फरनगर और कैराना में सर पर टोपी रखकर मुख्यमंत्री की बयानबाजी होती थी। अरे ये सब खत्म कर दिया हम लोगों ने। हम कहते हैं कि जो मुल्ला है, जो अपना मुस्लिम है, वो अपना बन के रहे, जो हिंदू है वगैरह के साथ कहे मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ, और मुसलमान कहे कि मैं मुसलमान हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक की। हाँ, इस बात से मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ईमानदारी से करिए, राजनीतिक लाभ न उठाइए, और बीजेपी को दोषी साबित मत करिए। ठीक है हिमांशु जी, एक परिपाटी चली है आपके यहाँ, ये आपने देखा होगा। दरअसल एक बार नहीं कहा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कई बार कहा है कि हम देख लेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हिमांशु वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं और देवेंद्र प्रमुख जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, आप ही के पास आएंगे। जिस तरीके से एक परिपाटी हमने अभी जिक्र किया कि ये कहा जाने लगा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कि हम देख लेंगे। भाई अधिकारियों को खैर लगातार कि देख लेंगे, क्या देख लेंगे ये नहीं समझ में आता है कि हमारी सरकार आएगी, अधिकारियों की धमकी मानी जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बात कही जा रही थी। बयान को किस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं? ठीक है, एक सेकंड आपको रोकेंगे हिमांशु जी, एक सेकंड आपको रोकेंगे। हमारे साथ स्वामीनाथ जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामीनाथ जी। अब फिलहाल तीनों लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2022 का दंगल और ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। 2022 चुनावी अभियान का आगाज। कांग्रेस पश्चिमी यूपी से करेगी आगाज। प्रियंका कांग्रेस की सबसे बड़ी क्राउड पुलर। विधानसभा क्षेत्र का माइक्रो प्लान तैयार करेगी भाजपा। भाजपा की कोर कमेटी तय करेगी चुनावी रणनीति। सपा के वरिष्ठ नेता गांव को लेंगे गोद। मोहल्ले में जाकर करेंगे विकास योजनाओं का प्रचार। बुजुर्गों का हाथ युवाओं के साथ, सपा ने दिया नारा। प्रबुद्ध सम्मेलन के सहारे बसपा का चुनावी अभियान। मायावती ने बनाई बाहुबलियों से दूरी। 2017 चुनाव में राजनीतिक दलों का हाल। बीजेपी ने 312 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी को 47 सीटें जीत में मिली। बसपा ने 19 सीटें जीती थी 2017 के चुनाव में। कांग्रेस केवल 7 सीटों पर ही सिमटी थी। कांग्रेस की नई रणनीति। कांग्रेस की रणनीति के अनुसार अभी तक प्रतिज्ञा यात्रा को 20 सितंबर से निकाला जाना तय हुआ था, पर बैठक में नई रणनीति में ये तय किया गया कि प्रतिज्ञा यात्रा से पहले कुछ जनसभाएं कर पहले माहौल को गर्म कर लिया जाए और जनता में अपनी उपस्थिति का पता किया जाए, और यात्रा की शुरुआत नवरात्रि से की जाएगी। पश्चिमी यूपी के शहर मेरठ से होगा आगाज। पश्चिमी यूपी का राजनीतिक रूप से मजबूत शहर मेरठ ने 29 सितंबर को जनसभाओं की शुरुआत की जाएगी। 4 जनसभाएं तय हो चुकी हैं। इनमें 2 पश्चिमी तो 2 पूरब में की जाएंगी। वहीं चित्रकूट में भी जनसभा होनी है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं की गई है। इन सभी जनसभाओं का खाका तैयार हो चुका है। राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर और सचिव नाइक जिलों के नेताओं के साथ बैठक कर तैयारी कर रहे हैं। 45 जिलों से निकाली जाएगी प्रतिज्ञा यात्रा। पहली प्रतिज्ञा यात्रा अयोध्या से नवरात्र 7 अक्टूबर को निकाले जाने पर सहमति बनी है। राजनीतिक पंडितों की माने तो अयोध्या और नवरात्रि का गठजोड़ अनायास ही नहीं है, इसके कई मायने हैं। ये यात्रा 12 अक्टूबर को गोरखपुर पहुंचेगी, जहां जनसभा की जाएगी। वहीं 17 अक्टूबर को दूसरी यात्रा यहीं से शुरू होकर देवरिया आजमगढ़ जाएगी। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे की टैगलाइन के साथ 12,000 किलोमीटर की यात्रा निकालने की घोषणा कर चुकी है। बता दें कि लगभग 45 जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी। प्रियंका गांधी की रैली 29 सितंबर मेरठ, 2 अक्टूबर वाराणसी, 7 अक्टूबर आगरा, 12 अक्टूबर गोरखपुर, 17 अक्टूबर आजमगढ़,
18 अक्टूबर प्रयागराज। बीजेपी की चुनावी रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक के बाद एक कार्यक्रमों के जरिए वो प्रदेश में अपना चुनावी बिगुल बजा चुकी है। भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र का माइक्रो प्लान तैयार करेगी। हर विधानसभा क्षेत्र की चुनावी तैयारी पर न केवल प्रदेश संगठन की नजर होगी, बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी एक एक सीट पर निगाह रखेगा। 84 सीटों पर हारी बीजेपी की अलग रणनीति। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जिन 84 सीटों पर भाजपा को शिकस्त मिली थी, वहां के लिए पार्टी ने अलग रणनीति बनाई है। उन सीटों के जातीय समीकरण के हिसाब से पार्टी के राज्यसभा सदस्यों और वरिष्ठ नेताओं को वहां का प्रभारी नियुक्त किया गया है। सर्वे भी होगा आधार। चुनाव में टिकट वितरण में विस्तारक, प्रभारी और संयोजक की रिपोर्ट के साथ प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से कराए जा रहे सर्वे को भी आधार माना जाएगा। पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देने की है। 2 से 3 नाम का होगा पैनल। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 से 3 दावेदारों का पैनल प्रदेश की कोर कमेटी तय करेगी। इसके लिए पहले जिले और क्षेत्र में पैनल मांगा जाएगा। जिले और क्षेत्र से आने वाले पैनल पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल विचार कर एक एक सीट के लिए 2 से 3 नामों का पैनल तैयार कर राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखेंगे। सपा की चुनावी रणनीति। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव हर संभव कोशिश में जुटे हैं। नई हवा है, नई सपा है और बुजुर्गों का हाथ युवाओं के साथ का नारा दिया है, जिससे जाहिर है कि अखिलेश को इस बात का एहसास है कि युवाओं के जोश के साथ साथ यूपी की तपती हुई चुनौती भरी सियासी राह पर पुराने बरगद की छांव कितनी जरूरी है। यही वजह है कि अखिलेश 2022 के चुनाव से पहले अपने पिता मुलायम सिंह यादव के दौर के नेताओं की घर वापसी करने में जुटे हैं, ताकि नई सपा में बुजुर्ग नेता हवा भर सके। हर जिले में सपा उठाएगी किसानों का मुद्दा। सपा नेताओं के मुताबिक पार्टी किसानों के मुद्दे को हर जिले में उठाएगी। इस दौरान गन्ना मूल्य 500 रुपए क्विंटल करने की मांग की जाएगी। सपा नेताओं का कहना है कि किसानों की गन्ने की फसल शुगर मिलों पर चली गई, लेकिन अभी तक न रेट तय हुए हैं और न ही भुगतान हुआ। इसकी मांग भी की जाएगी। किसान आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया जाएगा। एमएसपी लागू करने की मांग फिर एक बार दोहराई जाएगी। सपा की चुनावी रणनीति। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती अब बदली बदली सी नजर आ रही हैं। इसे वक्त का तकाजा कहें या नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास के मॉडल से विपक्ष को मिल रही कड़ी चुनौती, जिसने बसपा को भी अपना चाल, चरित्र और चेहरा बदलने के लिए मजबूर कर दिया। बसपा के लिए करो या मरो की लड़ाई। जानकार बताते हैं कि मायावती 2022 चुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ये चुनाव बसपा के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक लड़ाई है। मायावती जानती हैं कि ये उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। शायद मुख्तार को बसपा से बाहर करने की रणनीति भी इसीलिए बनाई गई, ताकि भाजपा से मुकाबला करने में कोई कोर कसर न रह जाए। योगी सरकार इन दिनों माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरत रही है। ऐसे में बसपा को डर है कि भाजपा पार्टी चुनाव में अपराध मुक्त शासन को बड़ा मुद्दा बना सकती है, तो वहीं मुख्तार अंसारी जैसे दागियों को बढ़ावा देने से भाजपा उस पर सियासी हमला भी करेगी। डेस्क रिपोर्ट, एनवी न्यूज। देखिए, आपने रिपोर्ट की सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी रणनीति बना चुकी है। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी से, देवेंद्र प्रमुख जी भारतीय जनता पार्टी से और स्वामीनाथ जी कांग्रेस की तरफ से। आपके पास आएंगे हिमांशु वाजपेयी जी, आप ही के पास थे। आरोप बड़े लगे हैं और सवाल वही है कि ये धमकी देने वाली जो राजनीति चल रही है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब कहते हैं कि देख लेंगे। भाई क्या देख लेंगे? आपकी सरकार आएगी तो अधिकारी को क्या करेंगे? आप बहुत ज्यादा ट्रांसफर कर देंगे, बहुत ज्यादा तबादला कर देंगे, बहुत ज्यादा क्या करेंगे? सस्पेंड कर देंगे। ये योगेश जी, सबसे पहले तो किसी के बयान को किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, ये लोगों को समझना होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो देख लेने का जिक्र किया है, उसमें हमने किसी व्यक्ति विशेष या किसी
अधिकारी को चिन्हित नहीं किया है, ना हमने उसके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाया है। हमारा सीधा सीधा कहना है कि जिन लोगों ने, चाहे वो जिला पंचायत चुनाव में देखने को मिला हो या तमाम उन मामलों में जिसमें एक तरफा कार्रवाई समाजवादी पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं पर की गई, ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना जो ड्यूटी है जिसको पूरी तरीके से सत्ता से समर्पण करके समाजवादी कार्यकर्ताओं को, आम जनमानस को शोषित और प्रताड़ित करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर, इनके नेताओं के इशारों पर। और ऐसे तमाम मामले हैं, किसी दिन आप कोई चर्चा रखिएगा तो मैं पूरे ब्यौरे के साथ आपको बताऊंगा। ऐसे कई मामले हैं। हमने सिर्फ ये कहा है कि जिन लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाइयां करी हैं सत्ता के इशारे पर, सत्ता के चरणों में अर्पण करने होने के बाद, ऐसे लोगों को हम निश्चित रूप से चिन्हित करेंगे। और देख लेंगे का शब्द, देख लेंगे का मतलब ये है कि हम उनको चिन्हित करेंगे और बाकायदा उनको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। जिस प्रकार की कार्रवाइयां, जिस प्रकार की अनर्गल कार्रवाइयां नहीं तो क्या आप भी सस्पेंशन करेंगे क्या? जबरदस्ती इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार मजबूती के साथ चलाई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे मुखिया ने कभी किसी विपक्षी को आप एक बयान उनका दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने किसी से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया हो, अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया हो। और 5 वर्ष की सरकार में हमने कभी भी किसी भी पार्टी के किसी भी नेता या किसी कार्यकर्ता के साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं किया है। लेकिन जरूर हम कहेंगे कि अगर सोफे में अखिलेश यादव जी बैठते थे जब मुख्यमंत्री थे तो एसपी उनके चरणों पे बैठता था। ये जरूर कहेंगे कि एसपी जो है जिले का जो पुलिस अधिकारी होता है, जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, वो उनके पादुकाओं पर जरूर बैठता था। ये कहेंगे, ठीक है। आप सुन लीजिए। अरे हम ठीक है कह रहे हैं भाई, हम दोनों लोगों को कह रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी बताई है। ठीक है, आएंगे आपके पास, लेकिन स्वामीनाथ जी के पास सीधे चलेंगे। स्वामीनाथ जी, 29 सितंबर से आपकी नेता एक चुनावी रैली, बड़ी चुनावी रैली का आगाज करने जा रही हैं और लगातार ये रैली चलने वाली है। दिन प्रतिदिन जो है ये आगे बढ़ती जाएगी। आपको क्या लगता है कि इस चुनावी रैली के जरिए अब आप चुनावी आगाज तो कर देंगे, लेकिन जनता के बीच में कैसे पैठ बना पाएंगे? क्योंकि अभी आपकी वो पैठ नजर आ नहीं रही है। देखिए, अब हमारा पार्टी कांग्रेस जिस तरह से पिछड़ों और दलितों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, जैसे पंजाब में देखे होंगे कि चन्नी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, दलित समाज से आते हैं। और अरे बीजेपी ने तो राष्ट्रपति बना दिया, आप मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे हैं। मैंने राष्ट्रपति तो एक आप जान ही रहे, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री में अंतर है। मुख्यमंत्री को कार्य करने की क्षमता होती है, प्रदेश राष्ट्रपति को नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति को तो आप जान रहे हैं, देश के राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति हैं, उनका दायित्व तो क्या है। लेकिन मुख्यमंत्री का दायित्व होता है प्रदेश को संवारने के लिए और प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश में 17 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ दलित एक भी मुख्यमंत्री नहीं उनके। और उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि चुनावी अब लोगों को जिस तरह से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको लेकर हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी जनता के पास जाकर जनता को जो ये लोग विकास का ढिंढोरा पीट कर भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरह से कलकत्ता का पुल का फोटो उत्तर प्रदेश में दिखाया जाता है, एडवर्टाइजिंग की सरकार बनकर रह गई है। जिस तरह से प्रचार तंत्र को, सोशल मीडिया प्रचार तंत्र को दिखाकर सोचते हैं जनता को, जिस तरह से 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर प्रधानमंत्री भ्रमित किए, देश में 2 बार सत्ता दिया गया उनको। लेकिन मूलभूत समस्या जो है बेरोजगारी, आज जिस तरह से श्रमिक, किसान, मजदूर सब परेशान है। जिस तरह से किसानों का 3 काले कानून को लेकर अभी तक 1 साल हो गया बैठे हैं किसान, उनके लिए 11-12 बार मीटिंग होने के बाद कोई कदम नहीं भारत सरकार द्वारा। और उत्तर प्रदेश में तो जिस तरह से किसानों के साथ भ्रम फैलाकर कहा जाता है कि गन्ना किसानों को, और जिस तरह से शोषण किया गया, आज मौका है और समय आ गया है, परिवर्तन संसार का नियम है। और लोग को अब समझ में आ गया कि कांग्रेस की एक पार्टी है जो हमेशा गरीबों, शोषितों और दलितों, पिछड़ों
सबकी बात करते आई है और सबका साथ और सबका सहयोग से देश के भविष्य को संवारने का काम कांग्रेस जिस तरह से पूरा यूरोप डूब गया था और मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से एक आदमी को अर्थव्यवस्था के बारे में पता, जिस तरह से आज ताली और ढोल पीटकर जिस तरह से सरकार चलाया जा रहा है, लेकिन मूलभूत मुद्दों को भटकाकर जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई नहीं, लेकिन देश को बेचने के लिए पूरा जैसे उन लोगों के दादा और नाना ने कमा कर दिया हो वैसे बेचे जा रहा है धड़ल्ले से देश को। एयरपोर्ट, रेलवे, तो बेरोजगारी और बढ़ते जा रही है, रोजगार कोई समन्वय नहीं किया जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था की कमर सूख चुकी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है, जहाँ से 80 लोकसभा सीट आता है, जहाँ से हमारे देश का एक प्रधानमंत्री है और वहाँ कौन सा विकास है जिसका तो जीता जाता। आप देखे होंगे कोरोना काल में जिस तरह से गंगा के तट पे लाशों का बौछार लगा हुआ था, 33 लाख, वो पीड़ा, दर्दनाक पीड़ा जो सहा है उत्तर प्रदेश के हर जनमानस अपने को खोया है, भाई को खोया है, पिता को खोया है, माँ को खोया है, बाप बेटे को खोया है, हम लोग रिश्तेदार को खोए हैं, अपनों को खोए हैं। इतनी खोया जानो ना अपना इतना बड़ा पीड़ा देखकर जिस तरह से ढकोसले का ठीक बात आप कह रहे हैं स्वामीनाथ जी, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आप कह रहे हैं कि आप दलित वंचित पिछड़ों के साथ हैं और हमेशा रहे हैं, लेकिन आपको सोचना होगा कि आखिर क्या वजह रहे कि जनता आपको दिन प्रतिदिन छोड़ती चली गई। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सीधे देवेंद्र प्रमुख जी आपके पास आएंगे। भाई, आरोप तो आपके ऊपर बड़े बड़े लगे ही हैं। कांग्रेस ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी वही आरोप लगाए और कांग्रेस ने भी वही आरोप लगाए हैं। आपके लिए किसानों का मुद्दा तो गले की फांस बन सकता है, इस बात को तो आपको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि किसान नाराज है और कहीं ना कहीं विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाएंगे। योगेश जी, सबसे पहले तो मैं क्लियर ये करना चाहूंगा कि कांग्रेस के मित्र जो हैं वो हास्य पर लगा मुझे उनके वर्डों को सुनकर। एक मुख्यमंत्री की तुलना वो देश के राष्ट्रपति से करके ये बता रहे हैं कि कितने हंसने वाली बात है कि राष्ट्रपति का पद कितना है और मुख्यमंत्री का पद कितना है। पहले तो उन्हें जानकारी के लिए ध्यान रखना जानकारी। आप सुन लीजिए पहले मेरी बात। अरे आपको सुनने में कंफ्यूज हो गया है महाशय। मैं बोला कि उनका महामहिम उच्च पद होता है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री एक छोटा पद होता है, लेकिन वो अपने क्षेत्र को और प्रदेश को विकसित करता है और राष्ट्रपति हमने बढ़ा दिया वो पूरे देश की तुलना जवाब एंकर जी ने आपसे जवाब मांगा था। मैं बोला था, एंकर को ही जवाब दिया था कि 17 राज्य में आपका सरकार है, सत्ता है, लेकिन एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है जिसमें आप लोग अभी बता रहा हूँ ना। मैं आपको दलित मुख्यमंत्री भी बता रहा हूँ और आपको सारे बात बता रहा हूँ। बताइए भी बता रहा हूँ। दादा और नाना 7 साल से खाते आ रहे हैं इस देश को, दादा नाना को बेचते हुए आ रहे हैं और आज की तारीख में दामाद बेच रहा है इस देश को। 70 साल कांग्रेस का दामाद नहीं जानते। आपका जीजा कौन है बताइए? 70 साल। अरे तुम्हारा जीजा, तुम्हारे बाप का जीजा। अरे भाई, रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। स्वामीनाथ जी आप एक सेकंड रुकिए। स्वामीनाथ जी एक सेकंड रुकिए भाई, आप एक सेकंड रुकिए, दोनों लोग शांत रहिए। स्वामीनाथ जी आवाज नहीं जा रही है आपकी। स्वामीनाथ जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, आप बेवजह बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं जा रही है। देवेंद्र प्रमुख जी आप अपनी बात रखिए और थोड़ा सा अनुरोध है आपसे भी और सभी से कि गरिमा में पूर्ण तरीके से अपनी बात पूरी रखिए। बात बचाता बदतमीज, तेरे जो औकात क्या है? बदतमीज लोग तुम्हें पता नहीं है देश के प्रधानमंत्री दोनों लोग की आवाज बंद कर दीजिए, दोनों लोग की आवाज बंद कर दीजिए। देवेंद्र प्रमुख और दोनों लोग आप शांत रहेंगे। आपके पास आएंगे हिमांशु जी, जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ठीक है, आप एक दूसरे पर लगाइए, लेकिन भाई ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप जनसभाओं में तो करते ही हैं, आप रैलियों में करते ही हैं, आप अपने घर में मीडिया को बुला करके किस अधिकारी के लिए किसके लिए क्या बोल दें, आपके जबान में कोई लगाम रहती नहीं है। लेकिन कम से कम आपको जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, इसका तो ख्याल रखिए कि आप जो पक्ष रख रहे हैं अपने पार्टी का बचाव पक्ष रखिए, लेकिन इस तरीके की भाषा कितना जायज है बताइए आप। देखिए,
मैं बड़ी जिम्मेदार बात आपके चैनल पर बैठ के कह रहा हूँ कि ये चूंकि मुद्दों पर चर्चा नहीं करें, ये अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल दूसरों के लिए कि आपका जीजा और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आज जनता के सामने समस्याएं, हमको उन पर चर्चा करनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, अभी आप किसानों को लेकर इनसे चर्चा कर रहे थे, अभी ये कसीदे पढ़ रहे थे किसानों के, तो दो गन्ना किसानों की मैं आपको बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने जब बहुत आपके मीडिया चैनल्स के माध्यम से या किसानों के होहल्ले के बाद रेट बढ़ाने का काम किया, तो कितना किया ये हमने और आपने सबने देखा। इनका 2020 से 2021 तक 10.275 करोड़ टन गन्ने की पेराई उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, जिसका अभी भी लगभग 30 से 32% भुगतान गन्ना किसानों को होना बाकी है। लेकिन ये पीठ थपथपाएंगे अपनी। और हालांकि एक उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर जनपद है, जिसको इस देश के प्रधानमंत्री जी जब वहां चुनावी सभा करने गए थे 2019 के आम चुनाव में, तो चीनी का कटोरा उस लखीमपुर जनपद को बोल के आए थे कि ये जनपद इस देश में चीनी का कटोरा है। तो चीनी के कटोरे की मिठास तो आपने छीन ली, उस कटोरे की मिठास आप ले गए, क्योंकि उस कटोरे की मिठास वहां के जो गन्ना किसान हमारे हैं, उनकी बेटियों की शादी, उनकी बुजुर्गों की दवाई, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनकी सारी जरूरतें, सारी आजीविका गन्ना की फसल से चलती है। गन्ने का फसल वो बेचते हैं, उनका भुगतान होता है। लेकिन जब एक साल 6 महीने 7 महीने वो भुगतान के लिए तरसते रहेंगे, और भुगतान की मैं आपको प्रक्रिया बता दूं, आप बड़ा आश्चर्यचकित होंगे। कई प्राइवेट मिलों ने तो वहां 1-1 कुंटल चीनी देना शुरू कर दिया किसानों को भुगतान के रूप में कि आप ये चीनी ले लीजिए। अब आप बताइए, इस प्रकार किसान पीड़ित रहेगा, प्रताड़ित रहेगा, जिसकी पूरी आजीविका, जिसका पूरा जीवन दिनचर्या, जीवन शैली खेती पर टिकी हो, मेहनत करता हो, खून पसीना बहाता हो, और उसकी फसल बेचने के बाद उसको अपनी फसल की कीमत लेने के लिए गन्ना जो मिल है उनके बाहर चक्कर काटने पड़े, धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े। साहब, रेट बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। अभी आपके इसी चैनल पर बड़ी आश्चर्यजनक बताइए, इस बात का मुझे तकाजा नहीं था, मुझे जानकारी भी नहीं थी। देवेंद्र प्रमुख जी से पूछ ले रहे हैं। देवेंद्र जी, ये लखीमपुर खीरी का जो जिक्र किया हिमांशु जी ने कि भाई मतलब अब बदले में चीनी दी जा रही है, उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है। अगर वो पैसा मांग रहे हैं, अगर किसानों को चीनी दे दी जाएगी तो वो किसान चीनी को बेचेंगे कहाँ? क्योंकि उनसे तो व्यापारी भी नहीं खरीदेगा। जिस रेट पर अगर दुकानदार कोई खरीदना चाह रहा होगा तो जो चीनी ले जाकर के अपने घर में इकट्ठा करेगा, क्या करेगा? देखिए, एक चीज क्लियर करता हूँ मैं योगेश जी, बात लखीमपुर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। चीनी कोई ऐसा चीज नहीं है कि चीनी को जबरदस्ती दिया जा रहा है किसानों को। अगर कोई चीनी लेना चाहता है तभी चीनी दी जा सकती है। ऐसा कोई बाउंड नहीं है, कोई ऐसी बाउंडेशन भी नहीं है। नहीं, हिमांशु जी कह रहे हैं कि जबरदस्ती उन्हें चीनी के बोरे पकड़ाए जा रहे हैं, उन्हें पैसे के बदले कह रहे हैं चीनी आप ले जाइए। 1 कुंटल चीनी, 2 कुंटल चीनी कोई किसान नहीं चाहता है, कोई किसान नहीं चाहता है। कोई गलत बात नहीं की जा सकती। मुझे उनकी आवाज पूरी क्लियर मिल नहीं है। मुझे हिमांशु की आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए, वो आवाज ठीक कराई जा रही है। नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं भी किसी भी एक भी मिल मालिक या मिल सरकार गवर्नमेंट की हो, पाचन नहीं कर सकती कि किसान अपने पैसे के बदले में चीनी दे। अच्छा, दूसरी बात ये कि किसानों के मुद्दे के साथ दरअसल अब सबसे बड़ी फांस जो बनने वाली है आपकी, मुझे लगता है जो पढ़े लिखे वर्ग या पढ़ा लिखा समुदाय है उसको तो आम आदमी पार्टी अपने पाले में लाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। क्योंकि उसने जिस तरीके से आगाज किया है, आप लोग तो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे अभी आपने जिस तरीके से देखा, और आपके नेता तो एक से बढ़ के एक बयान दे रहे हैं लगातार पिछले दिनों का अगर जिक्र किया जाए सभी पार्टियों के। लेकिन आम आदमी पार्टी इन सबसे हटके मुद्दे की बात कर रही है। जनता के क्या मेन मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ला रही है। देखिए, बिजली का उसने वादा किया आम आदमी पार्टी ने कि 300 यूनिट देंगे, रोजगार का वादा किया, और तमाम सारे जिस तरीके से वादे, अभी तो ये तो शुरुआत की गई है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में जब पहली बार केजरीवाल साहब पहुंचे थे तो वहां पर पहले बिजली का जिक्र किया, और उसके बाद जब दूसरी बार उनका दौरा लगा तो उन्होंने युवाओं के रोजगार की बात की और भत्ते की बात की, तमाम सारी बात की। अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में रहा तो आप लोग तो केवल इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ा समुदाय आम आदमी पार्टी की तरफ खिसक जाए। मुझसे क्वेश्चन आपका? जी देवेंद्र जी, आपसे।
मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ आपको योगेश जी, आम आदमी का जो सिस्टम है, आपने देखा है कि कोरोना काल में जो दिल्ली में हुआ है, यहाँ इस हालत दिल्ली की स्थिति आप देखेंगे तो जो आज हम पर जुमले की बात करते कहीं ना कहीं अगर 100% की बात है तो आम आदमी पर ठीक बैठता वो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पढ़े लिखे लोग सब देखते हैं, जानते भी हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग बड़े समझदार भी हैं। दिल्ली में एक चर्चा है जिसको आपने 200 यूनिट बिजली के चक्कर में, और जो दिल्ली का औद्योगिक हाल है, आज दिल्ली का विकास है और दिल्ली का मॉडल अगर आप देखें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा खराब है। अगर एक बारिश हल्की सी भी हो जाए तो पूरी दिल्ली 24 घंटे तक जाम पड़ी रहती है, लोगों की जान चली जाती है। इस कोरोना काल में पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के लोगों की जब जान नहीं बची तो उन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आकर शरण ली और अपने मरीजों का और अपने लोगों का परिवार का इलाज कराकर उनकी जान बचाई। ये दिल्ली की हालत है। आने दीजिए दिल्ली को, दिल्ली की स्थिति जब पता चलेगी आम आदमी क्या करके आ रहा है तो उसका भी जवाब देना जानती है पूरे देश की जनता। रही कि दरअसल जो बिजली है वो तो उत्तर प्रदेश से वो खरीदती है। अगर यहाँ उत्पादन हो रहा है तो कितनी बड़ी तादाद में जब वो खरीद करके दिल्ली के निवासियों के, दिल्ली के लोगों को फ्री में बिजली दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश में तो एक बड़ी तादाद में बिजली उत्पादन होता है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करा सकती है। देवेंद्र जी, योगेश जी और क्लियर कर देता हूँ, दिल्ली को जो बिजली फ्री मिल रही है वो दिल्ली के ऑक्सीजन को बेचकर, दिल्ली के रोडों को और विकास को बेचकर, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को बेचकर, सब उसकी कहीं ना कहीं से वो पूर्ति की जा रही है दिल्ली के सारे विकास को बनकर। ऐसा उत्तर प्रदेश के लिए संभव नहीं है। यहाँ रोड, पानी, अस्पताल, ऑक्सीजन सब की जरूरत है। उसको पूरा करने के बाद दिल्ली के बारे बिजली की व्यवस्था जितनी बनती है सरकार कोशिश कर रही है। जो पहले बिजली की व्यवस्था यूपी में थी कि 24 घंटे में 4 घंटे बिजली मिलती थी, आज मुश्किल से 24 घंटे में से 2 घंटे 4 घंटे बिजली कहीं देहात में कटती है, शहर के क्षेत्र में नहीं कटती। देहात के क्षेत्र में कटती है, शहर के क्षेत्र में नहीं करती है। आप बात ठीक कह रहे हैं स्वामीनाथ जी। बिजली तो अब लगातार मिल रही है लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी कह ही रही है, लेकिन आपके मुद्दे क्या होंगे? आप रैली कर रहे हैं, दरअसल आप तो मंदिर मंदिर जा रहे हैं। आप केवल मंदिर, जो सॉफ्ट हिंदुत्व जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पिच थी उस पिच पर आप बैटिंग करना चाह रहे हैं, और जो मेन मुद्दे हैं अभी जिस तरीके से मैंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी अब अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में। आपने कहा कि हमेशा से आपने दलित, पिछड़ों और मजलूमों की आवाज़ उठाई, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि क्या वजह रही कि यही दलित, यही पिछड़े, यही मजलूम आपकी पार्टी को दिन ब दिन छोड़ते चले गए? कुछ कमी थी तभी तो छोड़ के गए, लेकिन अब जागरूक करना भी तो हमारा दायित्व बनता है। देखिए, जेपी 2 सीट से आज सरकार और सत्ता में मजबूत ढंग से आई, तो संघर्ष करके आदमी आगे बढ़ता है और अपने बात को रखता है। आज जिस तरह का मुद्दा आप बताए, हमारे उत्तर प्रदेश, पंजाब और ये सारे किसान जिस तरह से पीड़ित है, किसान का मुद्दा और एक महंगाई की मुद्दा, बेरोजगारी, और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, एक समस्या बहुत बड़ा देश के साथ, और जिस तरह से देश का प्राइवेट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से संपदा को गिरवी रखा जा रहा है, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट और सारा बैंकिंग सिस्टम। अरे देहात की जनता नहीं जानती भाई, आप कहाँ ये सब, कहाँ स्वामीनाथ जी आप कहाँ जी रहे हैं? आप चले जाइए, उनको पता नहीं है कि अभी लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम क्या है। आप बता रहे हैं कि प्राइवेट गिरवी कर रहा है। ये जब आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए स्वामीनाथ जी, सुन लीजिए भाई, पूरी बात सुन लीजिए। क्या चाहिए? मैं अभी उत्तर प्रदेश के एक देहात का रहने वाला हूँ। हाँ। और मैं बता रहा हूँ कि देहात का आदमी 1700 रुपया से 2200 रुपया में फ्लाइट में चढ़ के जो ट्रेन में स्लीपर में चलता तो जहाज से चलने लगा। अरे तो वो तो मोदी जी ने कहा ही था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा ही था कि वो तो स्लीपर पहनने वाले को। मोदी जी तो बढ़ा दिए। हाँ। मोदी जी तो बढ़ा दिए, अब तो चलना बंद हो गया ट्रेन में। अच्छा, अब बंद हो गया, ठीक। राजधानी ट्रेन में, शताब्दी ट्रेन में जो सुविधा मिलती थी और जो बेड मिलता था, सोने बिस्तर मिलता था, खाने को, वो सब बंद कर दिया गया। चार्ज उससे ज्यादा हो गया और 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट हो गया, तो सफर करता था। और मोदी जी का तुलना और
पहले का तुलना आप देखें। स्वामीनाथ जी, 50 रुपए की जगह फिर 10 रुपए कर दिए गए हैं, प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए हो गए हैं। दिल्ली में नहीं हुई है, 50 रुपए थे, घटा करके एक बार फिर से 10 रुपए कर दिए गए हैं। मैंने अभी नहीं हुए, दिल्ली में नहीं हुए। हाँ, आपको अभी जानकारी लेना होगा, दिल्ली में भी नहीं हुए। अच्छा। और रही बात, अब देखिए लखनऊ का एयरपोर्ट अदानी तेजी में दे दिया गया, वो कितना रेट बढ़ गया वहाँ पे सारा सिस्टम। और जिस तरह से देश की स्थिति है, देश के किसान पीड़ित हैं और उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं, जो मजबूर होकर महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य प्रदेशों में जाने के लिए भटकते रहते हैं, क्योंकि 5 साल का विकास का खाका तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी गिना दिए, 4.5 साल का खाका, लेकिन वो खोखला खाका देखकर खाली एडवर्टाइजिंग हुआ है। प्रचार प्रसार में बीजेपी सबसे अव्वल नंबर में है, सेकेंड नंबर में केजरीवाल प्रचार प्रसार में है, ये प्रचार तंत्र में सबसे आगे है। लेकिन लोकतंत्र का सही गठन करके जो विकास का, इनका विकास का मुद्दा था, गाँव को ले रहे थे, गोद ले रहे थे, और उसके बाद एक बुलेट ट्रेन और कई तो ऐसा पराक्रम दिखाने का काम, जैसे बब्बर सिर लगा के चौड़ मेक इन इंडिया का सपना दिखाया गया, लेकिन वो सपना सपने रह गया, विकास कहीं दिखा नहीं। विकास, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, ये सबसे बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी है, जो गांव का किसान बेटा पढ़ाकर, मजदूर अपने पढ़ाकर सोचता है कि मेरा लाठी बनेगा, बुढ़ापे का भविष्य बनेगा। आज बेरोजगार के उस कटघरे पे खड़ा है जहां पर उसको खाने और कमाने के लिए रोजी रोटी, और भाजपा बोलती है पकौड़ा तलो, वो भी नहीं तल सकता। सरसों तेल 200 रुपया किलो हो गया, प्याज लहसुन सारा चीज का भाव बढ़ गया, बेसन का भाव बढ़ गया, न पकौड़ा तल सकता है, न पकौड़ा बेच सकता है। किसी स्थिति बेहद बदतर हो गई है, आपका यही कहना है। स्वामीनाथ जी, आपको यहाँ रोकेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं देवेंद्र प्रमुख जी, जो कि बीजेपी से हैं, स्वामीनाथ जी कांग्रेस से। स्वामीनाथ जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जैसे कांग्रेस का मुख्य धारा सबके साथ सबका सहयोग, जिस तरह से लोगों का विचार था और उनके विचार से ही जैसे छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार बनाए, तो जनता के पास जाकर जिस समस्या का निवारण करना, उन्हीं से उनका चर्चा करके उनका विचार को रखा, वही मैनिफेस्टो में हम रखे और उसके कार्य भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हम किसानों का ऋण माफ से लेकर गोधन न्याय योजना बना है, जो गोबर भी खरीदने का काम हमारे सरकार कर रही है छत्तीसगढ़ में। तो उसी का विकास का एक मॉडल बनाया गया, जो आम जनता का जो दर्द है, पीड़ा है, उसको पीड़ा को दूर करने के लिए उनके पास हम अगर जाकर उनकी समस्या को सुनकर और उनके प्रगति के लिए सोचेंगे, जो किसान का मुख्य मुद्दा है, मजदूर श्रमिक का 44 से 4 कोड कानून बदल दिया गया, तो सबके साथ अन्याय हुआ है सरकार में। किसान, श्रमिक 12 घंटा अगर कंपनी काम कराएगा तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, वो पहले कोर्ट भी नहीं जा सकते, 90 दिन के बाद एसीएम कोर्ट में जाके हम अपने बात को रख सकते हैं। जैसे किसान के साथ वैसे श्रमिक के साथ ऐसा कई प्रोपेगेंडा है सरकार ने आनंद फानंद में बिल पास कर जिस तरह से थोपने का काम किया, जैसे नोटबंदी हो, जीएसटी है, और उसके बाद आनंद फानंद में जिस तरह से लॉकडाउन लगाकर 2020 में जिस तरह से पथ से पैदल चलकर वो पीड़ा उत्तर प्रदेश की जनता जो देखी है, सूटकेस पर बच्चे को लादकर 1520-2000 किलोमीटर पैदल चलना आनंद फानंद में। और लेकिन वही सरकार, वही भारतीय जनता पार्टी सरकार 25 एमएलए को खरीदने के बाद जिस तरह से उनको सुरक्षित कर्नाटका में रखा गया और उसके बाद लाकर उनको भाजपा ज्वाइन कराकर जिस तरह से हवाई जहाज से मध्य प्रदेश भेजा गया, लेकिन आम जनता, गरीब, श्रमिक, मजदूर जिस तरह से पीड़ा सहे हैं, मौत का मंजर देखे हैं, भूख से तड़प कर मौत हुआ है, वो पीड़ा भूल नहीं सकता, क्योंकि देश देखा है, देश रोया। और उस कोरोना काल में थाली पिटवाकर बस मर्चा और नींबू टंगवाना बाकी था। जिस तरह से कोरोना भगाया जा रहा था कि हम 22 दिन में कोरोना काल को खत्म कर देंगे, अब जिस तरह से प्रचार तंत्र वैक्सीन फ्री, राशन फ्री, राशन तो बड़े बड़े बोरी में इतना बड़ा फोटो लगाया जा रहा है दाढ़ी वाले बाबा का, और लेकिन राशन 5 किलो दे दिया जा रहा है, जैसे घर से लाके सब फ्री दे रहे हैं। तो प्रचार तंत्र का माध्यम से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि
ये 7 साल के सत्ता में जितना बेरोजगारी हुआ उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में जितना युवा बेरोजगार होकर भटक रहे हैं, आज सब रोजगार फ्री देने के। देवेंद्र प्रमुख जी से ले लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, आप केवल प्रचार तंत्र का माध्यम बने हुए हैं, लगातार केवल प्रचार कर रहे हैं, जो भी झूठा प्रचार, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। चलिए ठीक है, आवाज नहीं है मिल पा रही है शायद। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से राजनीतिक दल लगातार सक्रिय होती नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, और सारे दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकना अभी से शुरू कर दिया है, क्योंकि 2022 के चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल ये कोशिश में है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज होने की कवायद तेज की गई है। राष्ट्रधर्म में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।